हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एफएक्स एग्जाम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है आपकी फिजिक्स का उसके बारे में। और हम इसमें टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। और इसी में हम प्रीवियस ईयर यानी कि जो पुराने वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है वो 2018 में आया हुआ है। ये कह रहा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नंबर 2, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। नंबर 3, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और नंबर 4, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आपने अगर प्रकाश की क्वालिटीज़ यानी कि प्रकाश के गुण पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने ये सारे पॉइंट क्लियरली पढ़े होंगे। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश जो है यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और यानी कि तो इसलिए प्रकाश कैसी तरंग हो जाएगा, मतलब अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, क्योंकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है बल्कि कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंग होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ पर देखिए 2014 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है 25 सेमी, ऑप्शन डी है 25 सेमी। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो जो समतल दर्पण जो होता है उससे जो है प्रतिबिंब कितना बनता है, बराबर बनता है। लेकिन मतलब और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो यानी कि यदि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो बराबर बने तो वह 1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। आप यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। ये प्रश्न 2015 और 2020 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसका जो प्रतिबिंब मतलब निकट रखेंगे तो कैसा बनेगा, मतलब सीधा बनेगा, लेकिन दूर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। यहाँ पर अब प्रश्न नंबर 5 है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये देख सकते हैं प्रश्न जो है 2022 में आया है यूपी बोर्ड में। तो अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है या दर्पण के पीछे बनता है या अनंत पर बनता है या ध्रुव पर बनता है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा जो फोकस पर रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए।
तो ये प्रश्न है वो 2019, 21 और 2023 में पूछा गया है। तो देखिए, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो वह कहाँ रखी गई होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी गई होगी। ये सारे प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो ऐसे ही सारे प्रश्न, इसमें 50 प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर देखिए कि किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा या फोकस पर बनेगा या दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो ये जो है मतलब 10 सेमी फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस पीडीएफ में, थोड़ा सा अगले पीडीएफ में पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन बता देंगे। यहाँ पर देखिए, एक अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर R/2, ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो ये जो सेमी में है, तो पहले हम इसे मीटर में चेंज करेंगे, या कोई बात नहीं, यहाँ पर सेमी में ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। तो अवतल दर्पण जो है, देखिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो मतलब F बराबर R/2 से हम ज्ञात कर लेंगे फोकस दूरी कितनी होगी। तो 20/2 इसे भाग देंगे तो 10 आ जाएगी। लेकिन अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, यानी कि माइनस की 10 सेमी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। यहाँ देख सकते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर ये गोलीय दर्पण है, तो फॉर्मूला अभी हमने प्रश्न नंबर 8 में बताया था, F बराबर R/2 से करेंगे इसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 सेमी है, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 सेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 पर चलेंगे। देख सकते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो वही फॉर्मूला लगाने हैं, F बराबर R/2। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का क्या मात्रक होता है? तो अगर जो फोकस दूरी है वो अगर मीटर में दी है तो मीटर भी होगा, और यदि सेमी में दी है तो सेमी भी होगा, और मिलीमीटर यानी कि एमएम में दी है तो मिलीमीटर भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? वक्रता त्रिज्या के मात्रक हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है। यहाँ पर देख सकते हैं, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? आई होप आपको सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? तो यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक देख सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलेंगे। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा और वास्तविक व उल्टा। तो प्रश्न नंबर 13 का जो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो हमारी रियर इमेज, यानी कि जो रियर मिरर देखे होंगे आपने गाड़ियों में लगे हुए, उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये आभासी बनाता है और सीधा बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 है,
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न जो है 2014 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया है। यानी कि ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसके लिए वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिए, अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 14 जो है फोकस दूरी दी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी दोगुनी होगी, क्योंकि F बराबर R/2 से कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है, उड़ाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो ऑप्शन, ये जो सवाल है वो 2019 में और 20 में पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण द्वारा मतलब उत्तल लेंस के लिए ये कहाँ रखना चाहिए? लेंस के फोकस पर, या लेंस से 2f की दूरी पर, या लेंस से f तथा 2f, ये 5 नहीं है, ये 2f होगा। ठीक है, 2f के बीच या 2f से अनंत के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेंस से f तथा 2f के बीच। 2f है ये। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है वो थोड़ी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो किस में होता है? जल में होगा, हीरे में होगा, या कांच में होगा, या तारपीन के तेल में होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जिसका विचलन कोण अधिक होता है अपवर्तनांक उसमें अधिक होता है। ठीक है, तो हीरा में काफ़ी अंदर तक मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है, इसीलिए वह ज़्यादा चमकदार होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलेंगे अब हम। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 18, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? यानी कि ये मान लीजिए कोई ये मतलब समतल है, इस पर ये अवलंब होता है ये वाला, तो इसी पर एक कोई मतलब प्रकाश की किरण इस पर आ रही है इसी के ऊपर, तो ये जो मतलब इसी दिशा में वापस लौटेगी या कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये पूछ रहा है ये प्रश्न। तो अगर प्रकाश किरण यहीं पर गिर रही है और यहीं से वापस लौट रही है, तो अगर ये बिल्कुल यहाँ से गिरती और यहाँ से आगे को जाती तो मतलब ये 180 का कोण बनाती, लेकिन ये यहीं से आ रही है और इसी माध्यम में वापस जा रही है, तो इसका मतलब इस पर कोई डिग्री का कोण नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। और वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 का उत्तर दीजिए। ये कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण 2022 में ये पूछा गया है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, या फिर सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, या दोनों माध्यम एक ही हो। तो यहाँ पर यदि ये पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक हो जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जो है जा रही होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पर आपके सामने, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ 25 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। ये 2020 और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यानी कि गोलीय दर्पण है और कोई गोलीय लेंस है, इनकी दोनों की जो फोकस दूरी है वो 25 सेमी है। तो दोनों अवतल हैं या दोनों उत्तल हैं, या दोनों यानी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल है या लेंस अवतल है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि
ये जो गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस है वो कैसे हैं, दोनों ही अवतल हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पर बताइए, 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे या 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करेंगे या 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे या 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। तो ये छोटे अक्षर हैं, तो इसका मतलब हम 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो है मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने में हमारी सहायता करता है। तो अब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 पर चलेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाश से केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेमी और 30 सेमी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो 1 होगा या 1 से अधिक होगा या 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। तो ये जो है मतलब प्रकाशिक केंद्र से दूरी वस्तु की कितनी है, 30 सेमी है, तो ये थोड़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 23 है। यहाँ पर देख सकते हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। ये एनसीईआरटी 2020 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है और 2020 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे या फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे या अनंत पर रखेंगे या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर हम इसे रखेंगे। बिल्कुल आपको एक प्रश्न रट लेना है। अगर आप एक बार में याद नहीं होते हैं तो वीडियो को 2-3 बार रिप्ले करके देख लेंगे, यानी कि यूट्यूब पर 3-4 बार, तो ये सारे प्रश्न आपको एक बार में याद हो जाएंगे, इसके ऑप्शन याद हो जाएंगे और ये ऐसे के ऐसे ही पूरे के पूरे एग्ज़ाम में छपते हैं भाई साहब। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 पर चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ओहो और छोटा करना पड़ेगा तभी दिखाई देगा। ये देखिए, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। अनंत पर बनेगा या 2f पर बनेगा या f पर बनेगा या प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। तो कहाँ बनेगा ये ज़रूर बताएं। ये देखिए, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का जो उत्तर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि अगर हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 पर चलेंगे। यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये हर बच्चे को रटा हुआ होगा बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप बताइए, मतलब वायु में तो ये ठीक है, निर्वात वायु में, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त होती है। तो मतलब अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उसके लिए कौन सी मतलब फॉलो करनी चाहिए इसमें से, तो वो बताइए। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए या प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो। तो आपने यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक लाइन पढ़ी होगी कि आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए, तभी वह मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 27 पर, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका
प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में छोटा बनेगा, ये दर्पण कैसा है। तो प्रतिबिंब सबसे पहले बात करेंगे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आकार में कुछ छोटा बन रहा है। तो ये कैसा प्रतिबिंब मतलब कैसा दर्पण होगा, तो ये एक अवतल दर्पण होगा, ठीक है। यानी कि वास्तविक उल्टा और आकार में कुछ छोटा बन रहा है, तो ये कैसा है, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 28 पर हम देखिए, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी व सीधा, दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उल्टा, दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, या दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा। यहाँ फोकस F जो है वो फोकस है, ठीक है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे, या 10 सेमी दूरी दर्पण के सामने, या अनंत पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो 29 नंबर प्रश्न का जो है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे हम 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ये 8 ऊपर है, मीटर पर सेकेंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक कितना है, प्रकाश की चाल कितनी होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा n बराबर c/v। इस फॉर्मूले से इस सवाल को हल कीजिएगा। तो मैं बता दूं, जो जल होता है यानी कि कांच होता है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप समझना चाहते तो यहाँ देखिए, हम इसी से करेंगे, n बराबर c/v से, n बराबर c/v से। तो n क्या है, मतलब परावर्तन है, यानी 1.5 बराबर c यानी कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अपॉन उबी का मान निकालना है। तो ये उबी यहाँ पहुँच जाएगी, यानी कि उबी बराबर ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ये दशमलव कटेगा, ऊपर एक 0 बढ़ेगा, यानी नीचे 15 ऊपर 30, तो 15 दूनी 30, यानी कि उबी बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 पर चलेंगे। ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम किस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। हीरे में, जल में, कांच में, या केरोसिन तेल में। यदि आपने एनसीईआरटी किताब पढ़ी है तो वहाँ पर एक टेबल है बनी हुई, वहाँ पे बिल्कुल किसका परावर्तन कितना है और कौन से में मतलब बहुत कम चलेगी, तो ये सब वहाँ पर दिया है। तो जो प्रकाश की चाल सबसे कम होती है वो हीरे में होती है, ठीक है। जिसमें प्रकाश का मतलब विचलन कोण अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रकाश किरण, ऑप्शन नंबर डी अब दिखाई दिया, किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो वह कौन सा पॉइंट होगा, फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वह
प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 33 पर। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 33। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर होते हुए दर्पण के पृष्ठ से टकराती है तो परावर्तन कोण का मान जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 पर चलेंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है तो वह बिंदु का लेंस क्या होगा। 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो 34 का यानी फोकस से जाएगी या वक्रता केंद्र से या प्रकाशिक केंद्र से या इनमें से कोई नहीं। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 35। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। 2023 में ये पूछा गया है केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए या केवल समतल दर्पण के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है वो सभी दर्पणों पर लागू होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 36। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। कहाँ बनेगा, कौन सा मतलब दर्पण बनाएगा या लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा या ए और सी दोनों द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 36 का जो सही उत्तर है वो ए और सी दोनों होंगे, यानी कि उत्तल लेंस भी द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 37। यहाँ पर देख सकते हैं एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। कहाँ पर रखी गई है वस्तु, ये पूछ रहा है। फोकस पर रखी गई है या ध्रुव तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर रखी गई है। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वस्तु जो है वो अनंत पर रखी गई है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 38। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। फोकस पर होगा या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी या वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से आगे होगी। तो प्रश्न नंबर 38 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर। प्रश्न नंबर 39 पर चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक अवतल लेंस में प्रयोग में आता है। किस प्रयोग में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आवर्धक लेंस के रूप में करते हैं या कार के पीछे की ओर वस्तुएं देखने में करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि अवतल लेंस की बात हो रही है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में या साधारण कैमरों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 39 का सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, सॉरी। तो आप ये याद कर लीजिएगा दूना, ठीक है, या उड़ान से याद कर सकते हैं आप। डी मतलब दूर दृष्टि दोष, यू मतलब उत्तल लेंस, एन मतलब निकट दृष्टि दोष, ए मतलब अवतल लेंस। या उड़ान याद कर लीजिए, यू डी ए एन। तो यू मतलब उत्तल लेंस, डी मतलब दूर दृष्टि दोष, ए मतलब अवतल लेंस, एन मतलब निकट दृष्टि दोष। और ये कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दें बिल्कुल, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण किस स्थिति में रखना होगा। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि हम अवतल दर्पण की, अवतल लेंस के लिए या दर्पण के लिए कहाँ पर रखेंगे। इसका सही उत्तर 40 का बताइए। 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी और फोकस यानी बिंदु एफ के बीच हम अवतल दर्पण को रखेंगे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई कितनी होगी, मीटर या प्रति मीटर या प्रति मीटर पर सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो
सबसे पहले लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। यानी कि 1/f इसका होता है। तो फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए। यदि लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f होती है तो प्रति मीटर हो जाएगी, यानी 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 42। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होगा? तो समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, या उत्तल दर्पण, या कोई भी गोलीय दर्पण चलेगा। तो जो डॉक्टर होते हैं वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनाने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? तो 2.5 डायोप्टर है, यानी कि P बराबर 1/f से करेंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं P का मान है 2.5 बराबर 1/f, तो 1 के बटे में आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि f बराबर ये हो जाएगा 1/2.5। पॉइंट कटेगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि ये कटेगा तो f बराबर 0.4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन जो है वो सेमी में दिए हुए हैं, यानी कि 0.4 मीटर को हम सेमी में बदलेंगे तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेमी। तो यहाँ पर ये 0.4 की गुणा आप 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में मतलब 4 दिया है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो फोकस दूरी है वो किस में आई है? प्लस में। तो प्लस किसकी होती है? प्लस होती है उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर तो 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 44 पर चलेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हों तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, sin i अपॉन sin r बराबर n, उसी फॉर्मूले से हो जाएगा ये। 44 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि पहले का वेग अपॉन दूसरी का वेग। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 45। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो P बराबर 1/f से करेंगे हम इसे। तो 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो 1/1 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और प्रश्न नंबर 46 है, यहाँ पर देख सकते हैं 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो ये 2014 में, 15 में और 16 में पूछा गया है। तो 50 सेमी है तो 100/50 कर देंगे, तो 50 से काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि +2 डायोप्टर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 47 है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो P बराबर 1/f से इसे करेंगे, तो P का मान है 5 बराबर 1/f, यानी कि 1/5, इसे काटेंगे तो 0.2 मीटर में आएगा। लेकिन यहाँ पर सेमी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये 20 में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे प्रश्न नंबर 43 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं 10D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 10D का मतलब है डायोप्टर, तो P बराबर 1/f से ये भी हो जाएगा। तो D का मान है, मतलब P का मान है 10 बराबर 1/f, यानी कि 0.1 आ जाएगा ये, और इसे सेमी में बदलेंगे तो ये ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। 49 कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। इसमें भी P बराबर 1/f फार्मूला लगाएंगे और इसका भी उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं आपके स्कूल में, कोचिंग में, उन सभी के लिए वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये सारे प्रश्न ज़रूर याद हो जाएं, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पेपर में बिल्कुल भी छपते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं एक भी एक। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।